कृष्णा की मूर्ति बनाने वाली गरीब ननंद भाभी। मैं स्टेज पर स्टूडेंट विशाखा को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। विशाखा, प्लीज कम ऑन स्टेज। निहारिका मैडम के इतना बोलते ही विशाखा खुशी से अपनी कुर्सी से उठकर स्टेज पर आती है, जिसके बाद निहारिका उसे उसकी बनाई हुई पेंटिंग के लिए अवार्ड देती है। इस अवार्ड की तुम हकदार हो क्योंकि तुमने ये ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई है। ऐसे ही मेहनत करते रहना और आगे बढ़ते रहना। थैंक यू सो मच मैम। विशाखा अवार्ड लेकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाती है। वो रास्ते में अपनी सहेलियों के साथ घर लौट रही होती है। अरे विशाखा यार, आज तो तुझे अवार्ड मिला है, चल इसी की खुशी में हमें पार्टी ही दे दे। मुझे माफ कर दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ खिला सकूं, लेकिन हाँ, जब पैसे होंगे तो तुम्हें जरूर पार्टी दूंगी। अच्छा, ये वाली कली मेरे घर की तरफ जा रही है, अब मैं चलती हूँ, कल मिलती हूँ वापस से ही कॉलेज में। विशाखा इतना कहकर अपना रास्ता बदल लेती है और अपने घर आ जाती है, जहाँ आंगन में उसकी भाभी मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बना रही होती है। अरे वाह भाभी, आपका हाथ तो दिन पर दिन और भी साफ होता जा रहा है। काफी सुंदर सुंदर बर्तन बनाने लगी हो आप आजकल। अरे ननन जी, मैं तो सिर्फ बनाती हूँ, उनमें जान तो तुम ही डालती हो, ये सुनहरे रंग भरकर। अगर तुम इन्हें रंग ना दो तो ये बेचारे बेजान ही रह जाएंगे। अच्छा भाभी, ये बात है। हाँ ननन जी। अच्छा, आप जाओ, खाना निकाल कर खा लो और थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं इन्हें बनाकर सुखाने के लिए रख देती हूँ। ठीक है भाभी जी। सुरभि के कहने पर विशाखा हाथ मुंह धोकर खाना खा लेती है, जिसके बाद वो बस कुछ ही देर आराम करती है और फिर अपनी भाभी की मदद करवाने उसके पास आ जाती है। इस तरह दोनों ननंद भाभी मिलकर मिट्टी से बहुत बढ़िया बढ़िया बर्तन बनाते और उनके अंदर रंग भरकर उन्हें और भी प्यारा कर देते हैं। अच्छा हुआ ननंद जी, आपने जल्दी से मेरे साथ काम करवाकर ये सारा काम खत्म करवा दिया। अब तुम्हारे भैया इन्हें बेचने के लिए आराम से चले जाएंगे। आज शाम को वैसे भी बाजार है। हाँ भाभी, मुझे पता था, इसीलिए तो मैंने आकर ज्यादा रेस्ट नहीं किया और आपके साथ काम करवाना शुरू कर दिया। चलो, अब तो हम थोड़ी देर आराम कर ही सकते हैं। विशाखा और सुरभि दोनों अपने घर में जाकर थोड़ी देर आराम से लेट जाती हैं। शाम होने से पहले वो उठकर घर की साफ सफाई करने लगती हैं। तभी यहाँ वहाँ काम ढूंढने की तलाश में निकला हुआ विजय भी वापस घर आ जाता है। क्या हुआ जी, आप बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हो। लगता है भैया आप बहुत ज्यादा थक भी गए हो। अब क्या बताऊं तुम्हें, थकना तो था ही। सारा दिन मुझे यहाँ से वहां घूमते हुए निकल गया, लेकिन किसी ने मुझे अपने पास काम पर नहीं रखा। विजय बहुत ज्यादा मायूस था और बहुत ज्यादा थका हुआ था। अब उसे इतनी थकावट के बाद बाजार जाकर अपनी पत्नी के बने हुए मिट्टी के बर्तन भी बेचने थे। अगर वो नहीं जाएगा तो अगले दिन उनके घर में खाने के लिए सामान नहीं आ पाएगा। विशाखा बहन, जरा एक गिलास पानी तो दे दो। विशाखा अपने भाई को एक गिलास पानी लाकर देती है। विजय एक सांस में सारा पानी पी जाता है और एक लंबी सी सांस लेता है, जिसके बाद वो बाहर आकर टोकरी में मिट्टी से बने हुए कुछ सामान और बर्तन रखने लगता है। सुनिए जी, अगर आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप आराम कर लीजिए, कल बेच देना। तुम तो जानती हो ना, बस इसी काम के चलते हमारा रोटी रोजगार चल रहा है। अगर ये भी नहीं करूंगा तो फिर घर में खाने को कहां से आएगा, इसलिए मुझे जाकर इन्हें बेचना ही होगा। विजय सभी मिट्टी के बर्तन और सामान लेकर बाजार में पहुंच जाता है और लोगों को आवाज लगाने लगता है। मिट्टी के बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन, सुंदर सुंदर कलरफुल बर्तन। ये देखो मिट्टी का गमला कितना सुंदर लग रहा है, ले लो भाई ले लो। कौड़ियों के दाम मिट्टी के बर्तन ले लो। बहुत देर तक आवाज लगाने के बाद भी उसके पास कोई नहीं आता। वो पूरे बाजार में अकेला एक तरफ खड़ा ही रह जाता है, जिसके चलते वो मायूसी के साथ खुद से कहता है, अपनी पत्नी के लिए मैं आज तक कुछ नहीं कर पाया। एक बहन है, उसकी पढ़ाई के लिए भी पैसे इकट्ठे करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और आजकल ये मिट्टी के बर्तन कोई खरीदता ही नहीं है। ऐसे ही रहा तो कैसे चलेगा घर चलाने के लिए मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही। ऊपर वाले थोड़ा तो रहम करो। विजय अपने आप से ये सब कह ही रहा था कि तभी वहां पर एक आदमी उससे मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए आता है। अरे भैया, कैसे दिए मिट्टी के बर्तन? उस आदमी के पूछने पर विजय उसे सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर वो आदमी उसके साथ कुछ देर मोलभाव करने लगता है। कुछ देर मोलभाव करने के बाद विजय उसे थोड़े कम पैसों में बर्तन देने के लिए तैयार हो जाता है। अगर घर पर कुछ लेकर नहीं गया तो खाली हाथ जाना ठीक नहीं होगा, कुछ कमाना ही सही रहेगा। विजय कम पैसों में बर्तन बेचकर कुछ पैसे कमा लेता है।
ऐसे ही उस आदमी के बाद 1 से 2 कस्टमर उसे और मिल जाते हैं। इसके बाद वो रात को बचे हुए बर्तनों को लेकर वापस घर आ जाता है। अरे तुम दोनों अभी तक सोई नहीं हो क्या? आप अभी तक आए नहीं थे और विशाखा को अपने कॉलेज का काम करना था, तो बस एक दूसरे का साथ देते हुए हम दोनों ननंद भाभी जगे हुए थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं। वैसे मैं ये कह रहा था कि अगर तुम कोशिश करो तो कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाना शुरू कर दो। एक औरत आई थी मेरे पास, उसने बताया कि जन्माष्टमी आने वाली है और लोग ज्यादातर अब भगवान कृष्ण की मूर्ति खरीदेंगे। अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाना शुरू कर दूंगी। वैसे भी भगवान की दुआ से मेरे हाथों में एक ऐसा अनोखा टैलेंट है कि मैं जो चाहूं वो बना सकती हूँ। अगले दिन जब सवेरा होता है तो सुरभि भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाना शुरू कर देती है। वो मिट्टी से बहुत सुंदर सुंदर कृष्ण और राधा की मूर्तियां बनाती है, जो देखने में भी हकीकत जैसी लगती हैं। और ऊपर से विशाखा जब उनके ऊपर रंग भरती है तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाने का काम तो हमें पहले से ही शुरू कर देना चाहिए था। भाभी जरा देखो ना, कितनी सुंदर लग रही है। हाँ ननंद जी, बहुत सुंदर लग रही हैं ये मूर्तियां। कृष्ण भगवान की मूर्तियां शाम को विजय बाजार में बेचने के लिए लेकर जाता है, लेकिन बाजार में तो पहले ही कृष्ण भगवान की मूर्तियों का सामान आया हुआ था, जो कि बहुत सुंदर और प्यारी लग रही थी। अरे माँ, वहाँ देखो मिट्टी की कृष्ण भगवान की मूर्तियां रखी हैं, उन्हें ही खरीद लेते हैं। अरे बेटा, आजकल कौन कृष्ण भगवान की मिट्टी वाली मूर्तियां खरीदता है। हमें तो दुकान की मूर्तियां अच्छी लगती हैं, उनमें एक अलग शाइनिंग होती है। ऐसा कहकर सावित्री अपने बेटे के साथ बड़ी सी दुकान में जाकर कृष्ण भगवान की मूर्ति खरीदती है। ये देखकर विजय थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है कि आखिर अब वो कमाए तो कैसे कमाए। उस दिन तो उससे कोई भी कृष्ण भगवान की मूर्ति नहीं खरीदता। ऐसे ही धीरे धीरे 2 दिन बीत जाते हैं। किसी को भी मिट्टी की मूर्ति चाहिए ही नहीं। अरे इन लोगों को क्या पता कि जितनी मेहनत करके ये मिट्टी की मूर्तियां बनती हैं, उतनी मेहनत इन मशीन द्वारा बनाई हुई मूर्तियों में नहीं लगती। पर आज के लोगों को तो ऐसे ही चीज पसंद आती है। दुकानों पर से महंगा खरीदना मंजूर है, लेकिन सस्ते में अच्छी चीज खरीदना मंजूर नहीं है इन्हें। बहुत मेहनत करने के बाद भी जब कृष्ण भगवान की मूर्ति वो बेच नहीं पाता, लेकिन जब वो घर आ रहा होता है तो अचानक से उसकी धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगती है। उसे अपने शरीर में कमजोरी महसूस होती है। घर आने के बाद वो सीधा बिस्तर पर पड़ जाता है। अरे ये क्या हुआ, आप इस तरह अचानक से आकर लेट गए हो? तबीयत तो ठीक है आपकी? सुरभि देखती है कि विजय के शरीर में तेज बुखार चढ़ा होता है और थकावट के चलते वो एकदम से बिस्तर पर लेट गया था। हे कृष्ण भगवान, ये क्या, मेरे पति की तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है और हमारे पास इनका इलाज करवाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब हम लोग क्या करें? सुरभि बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उनके पास विजय का इलाज करवाने के लिए पैसे तक नहीं थे और बाजार में मूर्तियां बेचने का काम विजय ही करता था। अब दोनों ननंद भाभी को मिलकर मूर्तियों को बेचने का काम संभालना था। इधर भैया बीमार पड़े हैं, उधर कॉलेज में मेरी फीस अभी तक जमा नहीं हुई है। मैडम मुझे बार बार फीस लाने के लिए बोल रही हैं। इधर एक भी मूर्तियां कोई खरीद ही नहीं रहा। भाभी अब हम लोग क्या करेंगे? अब जो करेगा ऊपर वाला ही करेगा। अगर कृष्ण भगवान को हमारी ये जन्माष्टमी अच्छे से बनवानी होगी तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे और हमारी सारी परेशानियों को दूर करेंगे। सुरभि के इतना बोलने के बाद ही कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद सुरभि और विशाखा दोनों मिलकर कृष्ण भगवान की मूर्तियां बेचती हैं। अरे भाभी, आपने इतना सब कुछ भगवान से पहले क्यों नहीं बोला? देखो, आज हमारी टोकरी में एक भी मूर्ति नहीं बची। कल हम ज्यादा मूर्ति बनाएंगे। विशाखा और सुरभि दोनों मिलकर अगले ही दिन मिट्टी की ज्यादा मूर्तियां बनाती हैं। बाजार में लोग उनसे कृष्ण भगवान की मूर्तियां इसीलिए खरीद रहे थे क्योंकि जो बड़ी बड़ी दुकानों में कृष्ण भगवान की मूर्ति आई हुई थी वो अब बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी, जिसके चलते सब मिट्टी की मूर्ति लेना ही सही समझ रही थी और उन्हें इतनी सुंदर सुंदर मिट्टी से बनी हुई कृष्ण भगवान की मूर्तियां पसंद भी आ रही थी। जरा देखो तो, ये मूर्तियां तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे अभी बोल पड़ेंगी। तुम तो बहुत अच्छी कारीगर हो, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाती हो। अम्मा, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन इसमें अकेला मेरा हाथ नहीं है। मेरी ननंद जी ने इन्हें रंग दिया है जिससे ये इतनी खूबसूरत लग रही हैं। कृष्ण भगवान ने चाहा तो तुम्हारे काम में ऐसे ही बढ़ोतरी होती रहेगी। दोनों ननंद भाभी ऐसे ही मिलकर काम करती रहना। उस दिन के बाद से वो जितनी भी मिट्टी की मूर्तियां बनाती हैं वो सभी बाजार में लोग खरीद लेते हैं, जिससे उनकी आमदनी और भी अच्छी हो जाती है।
जिससे वो अपने घर की परेशानियों को दूर करती हैं और विजय का इलाज भी करवा लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ जन्माष्टमी भी आ जाती है। जन्माष्टमी पर ननंद भाभी मिलकर कृष्ण भगवान की मूर्ति को सजाकर उन्हें झूले में बिठाती हैं और दोनों मिलकर उन्हें झुलाती हैं। रात के ठीक 12 बजे दोनों ननंद भाभी माखन और दही कान्हा जी को भोग में खिलाती हैं। इस तरह वो जन्माष्टमी के त्योहार को खुशी खुशी मनाती हैं।